क्या अमेरिका सच में दूसरे देशों का लोकतंत्र बचाने के लिए युद्ध लड़ता है, या फिर अमेरिका के लिए हर युद्ध के पीछे छिपा होता है ऑयल, पावर और जियोपॉलिटिक्स का गेम? कोरिया से लेकर वियतनाम, इराक से लेकर अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया और अब ईरान, इतिहास गवाह है जहाँ जहाँ अमेरिका गया वहाँ वहाँ शांति आई या अस्थिरता। सारी दुनिया इस बात से वाकिफ़ है। आज हम इमोशन से नहीं, फैक्ट्स और हिस्ट्री से समझेंगे अमेरिका आखिर बार बार जंग में उतरता क्यों है, और अगर ईरान इस बार हार गया तो उसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया पर क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। देखिए, जब भी अमेरिका किसी युद्ध में उतरता है, नैरेटिव हमेशा एक जैसा होता है। या तो डेमोक्रेसी बचानी है, या ह्यूमन राइट्स खतरे में हैं, या ग्लोबल सिक्योरिटी को बचाना है। इन्हीं उद्घोषों के नाम पर अमेरिका दूसरे देशों पर आक्रमण करता है। लेकिन नाम चॉम्स्की जैसे विचारक साफ कहते हैं, अमेरिका अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट और जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कॉन्सेंट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मीडिया, एलीट क्लास और गवर्नमेंट मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं कि आम जनता खुद युद्ध के समर्थन में खड़ी हो जाती है। अब जरा इतिहास देखते हैं। कोरिया युद्ध जो 1950 से 53 तक चला, यह लड़ाई थी कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की। नॉर्थ कोरिया यूएसएसआर और चाइना के इन्फ्लुएंस में था, और साउथ कोरिया अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था। नॉर्थ ने साउथ पर हमला किया, अमेरिका लोकतंत्र बचाने के नाम पर युद्ध में उतर आया। परिणाम, युद्ध बेनतीजा रहा। आज भी नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है और साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी। यानी 3 साल की जंग, लाखों मौतें और परिणाम, आज भी स्थिति जस की तस है। आज भी दोनों कोरियाई देश एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। वियतनाम अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा तमाचा है। यह युद्ध अमेरिका के लिए एवरलास्टिंग ह्यूमिलेशन सिद्ध हुआ। अमेरिका को डर था अगर एक देश में कम्युनिज्म आया तो डोमिनो इफेक्ट से पूरा साउथ ईस्ट एशिया कम्युनिस्ट हो जाएगा। अमेरिका ने लाखों सैनिक भेजे, केमिकल वेपन्स तक इस्तेमाल किए, जंगलों को जला दिया ताकि गोरिल्ला फाइटर छुप ना सकें। पर नतीजा क्या हुआ? 56,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए इस युद्ध में। अंत में असफल होकर अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और वियतनाम पूरी तरह कम्युनिस्ट बन गया। यानी इतना ब्लडशेड और रिजल्ट शून्य और घोर अपमान। ग्रेनाडा और पनामा क्विक ऑपरेशंस। वियतनाम की हार के बाद अमेरिका का कॉन्फिडेंस गिर चुका था। फिर ग्रेनाडा में एंट्री हुई स्टूडेंट्स बचाने के नाम पर। छोटा सा आइलैंड, 5-7 दिन में ऑपरेशन खत्म। यूएन ने सिर्फ निंदा की। पनामा में मैनुअल नोरिगा, जो कभी सीआईए का एसेट था, अचानक डिक्टेटर बन गया। ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। अमेरिका ने इंटरवेंशन किया, रिजीम चेंज हुआ, अमेरिका का पैटर्न साफ दिखने लगा। जब दूसरे देश का लीडर अमेरिका के काम का हो तो उसे अपना एलाय बनाओ, सहयोगी बनाओ, मित्र बनाओ। जब वो इंडिपेंडेंट हो जाए तो फिर उसे सबक सिखाओ। मध्य पूर्व देशों में ऑयल पॉलिटिक्स। अब आते हैं वेस्ट एशिया, जिसे मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया कहते हैं। यहाँ असली गेम है रिसोर्सेज की, ऑयल, ट्रेड रूट्स और चोक पॉइंट्स की। गल्फ वार 1991 की बात कर लेते हैं। इराक ने कुवैत पर कब्जा किया। अमेरिका यह कहता हुआ युद्ध में आया, ग्लोबल ऑयल सप्लाई सिक्योर करनी है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चला। कुवैत आज़ाद हुआ, पर सद्दाम को नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि उस समय सद्दाम के साथ ओकेजन अलग थी। 2003 में इराक वॉर किस आधार पर शुरू की अमेरिका ने? इस बार झूठा आरोप लगाया। अमेरिका ने कहा सद्दाम के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं। युद्ध हुआ, सद्दाम को फांसी हुई, लेकिन कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। और परिणाम, आज तक इराक इंस्टेबिलिटी का शिकार है।
इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा है। सेक्रेटेरियन वायलेंस, टेररिज्म, एक स्टेबल डेमोक्रेसी आज तक नहीं बन पाई। अब देखिए अफगानिस्तान, सबसे लंबा युद्ध। 2001 में 9/11 के बाद अमेरिका ने एंट्री ली, कहा अफगानिस्तान से आतंकवाद खत्म करेंगे। लेकिन सच ये भी है, तालिबान को राइज करने में कोल्ड वॉर के दौरान इनडायरेक्ट सपोर्ट किसने दिया था? अमेरिका ने ही दिया था। 20 साल युद्ध चला, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए, हजारों सैनिक मारे गए, 70,000 से ज़्यादा अफगानी नागरिक मारे गए। और 2021 में अमेरिका ने युद्ध से तौबा की, हाथ खड़े किए और चला गया। तालिबान फिर सत्ता में आ गया, इतिहास जैसे सर्कल पूरा कर गया। कुछ हासिल नहीं हुआ। लीबिया और सीरिया, लीबिया में नाटो के साथ इंटरवेंशन, गद्दाफी तो हट गया लेकिन देश आज भी फ्रेगमेंटेड है, टुकड़े टुकड़े है। सीरिया में रजीम चेंज की कोशिशें, प्रॉक्सी वॉर्स और पूरा रीजन इंस्टेबिलिटी में धकेल दिया गया। अब सवाल, ईरान क्यों महत्वपूर्ण है? ईरान सिर्फ एक देश नहीं है, यह एनर्जी कॉरिडोर है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और कल्चरल सिविलाइजेशन पार भी है। ईरान ने 3 शर्तें रखी हैं: डैमेज कंपनसेशन, फ्यूचर अटैक की गारंटी, सैंक्शंस हटाना। क्या अमेरिका मानेगा? अगर मान लिया तो ग्लोबल डोमिनेंस की इमेज कमज़ोर होगी, उसमें डेंट आएगा। अगर नहीं माना तो कन्फ्लिक्ट लंबा चलेगा, जो अमेरिका झेलने की पोजीशन में नहीं लग रहा। और अगर ईरान कोलैप्स हुआ तो वेस्ट एशिया पूरी तरह डिस्टेबलाइज होगा, ऑल प्राइसेस आसमान छुएंगी, ग्लोबल इकोनॉमी हिलेगी, इंडिया जैसे देशों पर भी सीधा असर आएगा। अब देखते हैं एक बड़ी तस्वीर। पहला वर्ल्ड वॉर ट्रीटीज से रुका, सेकंड वर्ल्ड वॉर एटॉमिक बॉम्ब से रुका, लेकिन उसके बाद के वॉर्स, युद्ध क्या लेकर आए? रजीम चेंज, सिविल वॉर्स, प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट्स और एंडलेस इंस्टेबिलिटी। यही पैटर्न बार बार दिखता है। इसलिए आज का हमारा सवाल सिर्फ ईरान या अमेरिका नहीं है। सवाल है, क्या दुनिया मल्टीपोलर बैलेंस की ओर जाएगी या एक कंट्री यूनिलेटरल डिसीजन लेती रहेगी? हिस्ट्री हमें सिखाती है वॉर शुरू करना आसान है, लेकिन स्टेबल पीस बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो आज हमने इमोशंस नहीं, हिस्ट्री और फैक्ट्स के आधार पर समझने की कोशिश की कि अमेरिका क्यों जंग में उतरता है और उसके परिणाम क्या रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या ईरान इस बार अमेरिका के सामने मजबूत विरोधी के तौर पर टिक पाएगा? क्या दुनिया एक नए ग्लोबल ऑर्डर की ओर बढ़ रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि फैक्चुअल और बैलेंस एनालिसिस हर भारतीय तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।